हे भगवान। कौन है? कौन है वहां? कौन है? मैं भी ना बेकार में टेंशन लेती रहती हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। कौन है बेडरूम में? कौन है? अगर वो धमकी वाली बात सच है तो मेरी जान को खतरा है। नहीं, मैं तो बेकार में ही डरती रहती हूँ। नहीं, सावधानी बरतने में हर्ज ही क्या है। मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम। छोड़ो इसे, छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस बुला लूंगी। छोड़ो। रात के अंधेरे में, सिर्फ चांद के प्रकाश में, बिजली की गड़गड़ाहट में राजन ने अपनी चाबी से मुख्य द्वार को खोला। राजन शयन कक्ष की ओर मुड़ा। धीरे धीरे और धीरे वो अपने कदम शयन कक्ष की ओर बढ़ाने लगा, और जैसे ही राजन शयन कक्ष के द्वार तक पहुंचा, तभी अचानक एक हाथ पीछे से उसके कंधे पर आ थमा। राजन की चीख निकल गई। राजन ने पलट कर देखा तो वो उसकी पत्नी अनीता थी। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन से कहा, जानू, हैप्पी बर्थडे। अनीता के हाथ में एक केक था। उस केक के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लगी हुई थी। रेखा, तुमने देखा ये लाइट और साउंड वाले आईडी कहाँ हो गए? डिस्टर्ब मत करो, सुनने दो। अरे हिट है, खूनी लिबास नाम सारे देश में धूम मचाएगी, देखना। राजन बड़े ही प्यार से अनीता की आंखों को पढ़ रहा था। अनीता ने राजन से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जन्मदिन को भूल गई? राजन मुस्कुराया। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई। अनीता ने वो केक टेबल के ऊपर रख दिया। अचानक अनीता ने चाकू उठाया और तेजी से राजन की ओर घुमाया। राजन डर गया। तभी अनीता बोली, जानू, केक नहीं काटोगे? राजन ने राहत की सांस ली।
उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने वो चाकू केक काटने के लिए केक के ऊपर रखा तभी अनीता चिल्लाई, रोको! राजन वहीं डर गया। अनीता मुस्कुराई। अनीता ने कहा, चानू मोमबत्तियां तो बुझा दो। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। Thank you very much. किसी को बाहर मत जाने देना, मेन डोर बंद। विक्रांत क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई सीआईडी को बुलाओ जल्दी। विक्रांत ये सब कब हुआ? मैं बताता हूं। आप? अमन, मैं लेखक हूं सर। विक्रांत जी मेरे इस नोवेल खूनी लिबास के प्रकाशक थे। इस कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने ही किया था। दरअसल आज मेरे इस नए उपन्यास खूनी लिबास का लॉन्च था। मैं वहां पर खड़े होकर इस उपन्यास के एक अध्याय को पढ़कर सुना रहा था। बैकग्राउंड में साउंड्स और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा था। तय समय के अनुसार लाइट्स ऑफ हो गई और जब वापस ऑन हुई तो मैंने देखा कि विक्रांत के सीने से खून बह रहा था और वो ये रेखा जी हैं, विक्रांत जी की पत्नी। खूनी लिबास? खूनी लिबास, ये नाम कहीं सुना ऐसा लगता है। सर वो अंजलि, उसके पास से हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला था। हाँ, अंजलि जिसका खून हुआ कल रात, उसके बैग में भी हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला। पलटो से संभल गए। तो अंजलि का और उस हमलेवार के बीच में काफी हाथापाई हुई थी। निशाने को देख के लगता है कि अंजलि ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ सर, लेकिन हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से इन पर गोली चला दी। दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, घर की सारी चीजें, सारा सामान अपनी जगह पे है। यानी वो हमलावर घर के अंदर जबरदस्ती नहीं घुसा है, अंजलि ने उसे अंदर आने दिया है। इसका मतलब है कि अंजलि उसे जानती थी। टूटा हुआ डिक्टाफोन, जरूर अंजलि ने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया होगा, तभी उस हमलावर ने इसे तोड़ दिया। सर अंजलि के पर्स में ये आईडी कार्ड मिला है। प्रेस का कार्ड? ये अंजलि एक पत्रकार थी? हाँ सर, और सर साथ में ये बुक लॉन्च फंक्शन का इनविटेशन कार्ड भी है। इसका मतलब है अंजलि को भी यहाँ आने का इनविटेशन मिला था। कहीं दोनों खून का आपस में कोई संबंध तो नहीं है? जरा पीछे हटिए प्लीज। गोली विक्रांत जी के सीने पे लगी, यानी वार सामने से किया गया। जरा ना आगे लो। गोली विक्रांत जी के सीने से चीरती हुई पीठ से बाहर निकली और यहां चेयर में जा घुसी। सब तब तो गोली बहुत नजदीक से चलाई गई होगी, क्लोज रेंज से।
इन्हें नीचे लिटा दो, संभाल के। निकल, ये लो, एक लंबी रस्सी लिया। और विनीत, जितने मेहमान हैं उन सबके नाम और एड्रेस नोट कर लो। इन्हें पूछो कि इन लोगों ने किसी को देखा है या किसी पे शक है क्या। और जितने लोगों को इनविटेशन दिया गया उन सब की एक लिस्ट बनाओ और पता करो कि यहाँ कौन लोग हैं जो जबरदस्ती बिना इनविटेशन के अंदर घुसा है। और यह भी पता करना कि कौन लोग हैं जो इनविटेशन देने के बावजूद यहाँ पे नहीं आए। सर, जिस तरह से गोली चलाई गई है स्टेज पर से ही चली हो। ये कैसे हो सकता है सर? इस स्टेज पर तो सिर्फ मैं ही था। आप कह रहे थे कि उस वक्त आप स्टेज पे इस उपन्यास से एक अध्याय पढ़ रहे थे। जी हाँ सर, बैकग्राउंड में साउंड और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा है। और हाँ सर, इस कहानी में एक जगह कमरे में अंधेरा होता है और किरदार पे गोली चलती है। और उस वक्त इस हॉल में भी अंधेरा हुआ था। ये अंधेरा होना और गोली चलने की आवाज ये पहले से तय था क्या? जी हाँ सर, गोली की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाई देना और ठीक उसी वक्त सचमुच की गोली चलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें वो ऑडियो सीडी चाहिए गोली चलने की। जी हाँ, मिल जाएगी। सर, सरसी गोली यहीं कहीं आसपास से चलाई गई है। सर, करीब 15-20 फीट की दूरी है। सर, हो सकता है खूनी इस पर्दे के पीछे कहीं छिपा हो। गोली यहाँ इसी जगह से चली है, ये देखो। एक मिनट जब हिलना नहीं, हिलना नहीं। किसी के जूतों के निशान है। सर, हो सकता है ये निशान खूनी के जूते के। जब ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ बैक स्टेज पे जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ बुलाओ। यस सर, ये दोनों थे यहाँ पर। आप लोग थे जब बाहर हॉल में गोली चली थी, आप लोग यहीं पे थे बैक स्टेज में? जी सर। किसी को यहाँ से भागते हुए देखा बाहर? नहीं सर। नहीं? मैंने देखा सर, एक आदमी जल्दी जल्दी भाग रहा था। आप पहचानते हैं उसे? साहब, अंधेरा था साहब, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया साहब कुछ। अच्छा, उस आदमी ने क्या पहना हुआ था, कुछ याद है? शर्ट, कुर्ता या कुछ और? साहब, अंधा है क्या? जंगली कहीं का? साहब, काले रंग का कोट पहना था साहब, और वो जल्दी जल्दी भाग रहा था साहब, और उसने मुझे धक्का दिया साहब, वो धक्का देके भाग गया साहब। ठीक है, आप लोग जाओ। सिक्योरिटी से जाके पता करते हैं कि उन लोगों ने किसी लंबे काले कोट वाले आदमी को देखा है या नहीं। जी सर, वो बहुत जल्दी में था। इसके पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो निकल गया। वो गया कैसे यहाँ से? गाड़ी से गया सर। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर। अच्छा, वो दिखता कैसे था? उसने क्या पहन रखा था? हुलिया बता सकते हो? सर, उसने काले कलर का कोट, टोपी और चश्मा पहना हुआ था। सर, अंदर हॉल में भी उस आदमी ने हमें यही हुलिया बताया था। यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश है। तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी साड़ू साहब, कोई खास बात पता चली है क्या? खास बात यह है अभिजीत कि 2 बुलेट्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें से ये वाली बुलेट मुझे अंजलि की बॉडी में से मिली है और ये बुलेट मुझे विक्रांत की बॉडी में से मिली है, और दोनों बुलेट .32 कैलिबर की गन से चली है। यहां देखो, ये देख रहे हो, दोनों गोलियों पर
गन बैरल का एक जैसा निशान है, एकदम आइडेंटिकल। इसका मतलब अंजलि और विक्रांत को एक ही गन से मारा गया है। मिस्टर विक्रांत उस उपन्यास खूनी लिबास के प्रकाशक थे और अंजलि उस बुक लॉन्च में आने वाली थी मगर पहुंची नहीं। दोनों को एक ही गन से मारा गया है, मतलब दोनों का खूनी कोई एक ही है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, खूनी ने ठीक उसी वक्त गोली कैसे चलाई जिस वक्त फंक्शन के बैकग्राउंड म्यूजिक में गोली चलने की आवाज थी। एक बार वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं। उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। हाँ यार, थोड़ी मिस हो गई है, फिर से ट्राई करता हूं। सचिन, फिर से मुझे काउंट करना। और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज पे गोली चलाना इतना आसान नहीं है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और हत्यारे ने उसी वक्त गोली चलाई जिस वक्त उसने सीढ़ी से गोली की आवाज सुनी। अपना टाइमिंग सही करने के लिए उसने काफी प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए उसे इस सीढ़ी की जरूरत तो जरूर पड़ी होगी। हाँ, और बिना सीढ़ी के तो प्रैक्टिस कर नहीं सकता था। पता लगाओ ये सीडी किस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तैयार की गई है और किस किस को दी गई है। सर बुक लॉन्च फंक्शन की गेस्ट लिस्ट चेक की तो पता चला कि 5 गेस्ट थे जो इस फंक्शन में नहीं आए। अच्छा, और क्यों नहीं आए थे? सर 4 लोगों ने तो पहले ही ऑर्गेनाइजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक गेस्ट ने ऐन वक्त पर अपना इनविटेशन कैंसिल कर दिया। और वो कौन है? विक्रांत जी की सेक्रेटरी स्नेहा। स्नेहा जी? मैं उस रात वीएन हॉस्पिटल में थी। मेरे भाई का ऑपरेशन था, वो अब भी सीरियस है। आप चाहें तो वीएन हॉस्पिटल जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने इस बार में विक्रांत सर को भी बताया था। नेहा जी, ये बताइए कि विक्रांत जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई कॉम्पिटिटर उनका? दुश्मन का तो पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान बहुत थे। क्यों? पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हाँ, मैंने उन्हें फोन पर किसी से टेंशन में बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे वो, सुना आपने? हाँ, वो बार बार अमन का नाम ले रहे थे। अमन? अच्छा, अब ये बताइए कि बुक लॉन्च फंक्शन के दौरान नरेशन के साथ साथ साउंड इफेक्ट्स का आइडिया किसका था? जी, वो विक्रांत जी का ही आइडिया था। वो चाहते थे कि बैकग्राउंड में एक माहौल सा बने और इसीलिए मैंने सीडी की 3 कॉपीज भी बनाई थी। 3 सीडीज? मगर वहाँ ऑडिटोरियम में तो हमें सिर्फ 2 ही सीडी मिली थी। ये 3 सीडीज किस किस के लिए? एक विक्रांत सर के लिए, अमन के लिए और एक अपने लिए। ओह, क्या आप हमें ये ऑडियो सीडी दे सकती हैं? आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली वो सीडी या तो गुम हो गई है या मैंने कहीं रख दी है, पता नहीं। आई एम सॉरी सर। आपकी सीडी की कॉपी बुक लॉन्च से पहले चोरी हुई थी या बाद में? पहले, बहुत पहले। पहले। थैंक यू स्नेहा जी। अगर आपसे कोई और सवाल पूछना हो तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। थैंक यू। सर, ये तीसरी सीडी का राज क्या है, समझ नहीं आया। कहीं किसी ने सीडी चुरा तो नहीं ली? लेकिन क्यों, कौन करेगा ऐसा? यही पता लगाना पड़ेगा हमें। पहले इस अमन से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अरे सर, आप लोग यहाँ? हमें पता चला कि आप पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सोचा लगे आज क्यों ना हम भी कुछ सवाल पूछ लें आपसे। क्या बात करें सर, एक जर्नलिस्ट को जवाब देने में और सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, फर्क तो होता है। पत्रकार को जवाब देने से मना किया जा सकता है, पर सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब तो देना ही पड़ता है। क्या बात है दया सर, आपको तो एक लेखक होना चाहिए था।
नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। खैर, विक्रांत जी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। विक्रांत बहुत ही सीधा साधा और बड़े ही दिल वाला था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से तो हूँ। अगर मैं सच कहूँ सर, तो उसके चले जाने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उनके व्यवहार में कुछ बदलाव देखा था आपने? कोई अजीब सी बात? जी हाँ, वो बहुत ही खोया खोया सा रहने लगा था। गुमसुम, खामोश, ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेशानी उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि किस बात की परेशानी थी उन्हें? जी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है। मैं ऑफिस की लॉबी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? शायद वो किसी मिलन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मिलन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और आपने ये नाम मिलन पहले सुना था या किसी मिलन को जानते हो आप? जी नहीं। थैंक यू। तो स्नेहा कह रही थी कि उसने विक्रांत को किससे फोन पर बात करते समय अमन का नाम लिया, और ये अमन कह रहा है कि उसने मिलन का नाम लिया। उन्हें एक काम करो, विक्रांत जी के मोबाइल से मिलन का नंबर निकालो और फिर उसका एड्रेस, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.